हेलो स्टूडेंट, परिश्रम स्कूल के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। अगले वीडियो में हमने चैप्टर 20 धरती की शान के बारे में देखा। आज हम बात करेंगे चैप्टर 21, नाम है क्रांतिकारी शेखर का बचपन। शेखर का बचपन। लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य। प्रकार है उपन्यास। उपन्यास किसे कहते हैं? उपन्यास दो शब्दों से बना हुआ है, उप प्लस न्याय। उपन्यास का अर्थ होता है नज़दीक, हमारे जीवन के नज़दीक इर्द गिर्द जो घटना होती है उसे कहते हैं उपन्यास। क्रांतिकारी शेखर का बचपन। सच्चिदानंद, लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। जन्म है सन 1911 और निधन है 1987। आधुनिक हिंदी काव्यधारा में नई कविता के प्रमुख कवि एवं बहुचर्चित उपन्यासकार के रूप में अग्नेय का नाम एवं प्रदान उल्लेखनीय है। उनका जन्म 9 मार्च 1911 में कस्बा यानी कि कुशीनगर में हुआ था। बचपन का 1911 से 1915 का समय लखनऊ में बीता। बाद में कुछ समय के लिए वे श्रीनगर और जम्मू में रहे। उन्होंने लाहौर के एक कॉलेज में बीएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। क्रांतिकारी दल में सक्रिय भाग लेने के कारण उन्हें कारागार में रहना पड़ा। उन्होंने सैनिक और विशाल भारत का संपादन भी किया। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय साहित्य और संस्कृति के अध्यापक के रूप में काम किया। अग्नेय जी विद्रोही व्यक्ति थे। विद्रोह होने उनके साहित्य की मूल चेतना है। उनका उपन्यास शेखर एक जीवनी प्रेमचंद के गोदान के बाद सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी उपन्यास भी लिखे हैं। वे हिंदी कविता में प्रयोगवादी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्हें आंगन के पार द्वार काव्यकृति पर साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत किया गया है। कितनी नावों में कितनी बार पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। कितनी नावों में कितनी बार पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। हमने यहाँ ऊपर रखा है मैंने कि ज्ञानपीठ अवार्ड, ज्ञानपीठ पुरस्कार। भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, अरी ओ करुणा प्रभामय उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। उन्होंने तार सप्ताहों का भी संपादन किया था। क्रांतिकारी शेखर का बचपन उनके प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग 1 का अंश है। यह उपन्यास 1940 में लिखा गया है। बचपन से लेकर कॉलेज जीवन तक का जीवन चरित्र इसमें वर्णित किया गया है। शेखर का जीवन दर्शन स्वातंत्र्य की खोज लक्षित है। वह लील पर चलने वाला नहीं है। शेखर का बचपन क्रांतिकारी विचारों से अभिभूत था। वह ब्रिटिश शासन का जबरदस्त विरोधी और स्वदेशी चीज़ों का चाहक था। अंग्रेजी के बजाय हिंदी का हिमायती बचपन से उसके जीवन का कुछ अंश इस उपन्यास में संकलित है। तो कि बचपन से ही उसने स्वदेशी वस्तुओं का आग्रह किया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किस तरह करना वो हमें चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पर
प्रस्तुत किए हैं। उसके जीवन का मूल लक्ष्य यही था कि स्वदेशी वस्तुओं को हम कैसे अपनाएं और विदेशी वस्तुओं को हम किस तरह बहिष्कार करें। यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद का बचपन से लेकर उसकी कॉलेज जीवन तक का जीवन चरित्र इस चैप्टर में वर्णित किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे चंद्रशेखर आज़ाद का जीवन परिचय। चंद्रशेखर आज़ाद का मूल नाम था चंद्रशेखर सीताराम तिवारी। उसका जन्म 23 जुलाई 1916 के दिन मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भावरे गांव में हुआ था। उसका प्रारंभिक अभ्यास काशी में। वो बचपन से ही देशभक्ति के रंग से रंगे थे। असहकार चळवळ में चंद्रशेखर ने भाग लिया था। उसके बाद उसकी धरपकड़ हुई। अंग्रेज पुलिस के हाथ वो पकड़े गए तब इसकी आयु इतनी छोटी थी कि हथकड़ी भी बड़ी पड़ती थी। अदालत में जब उसे पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, तब उसने बताया कि मेरा नाम आज़ाद है। पिता का नाम स्वाधीन था और उसने अपने घर को जेल खाना बताया। उसके बाद वह आज़ाद नाम से प्रख्यात हुए, आज़ाद नाम से जाने गए। काकोरी ट्रेन लूट में उसने भाग लिया। तभी देश में से लगभग 40 क्रांतिकारियों की धरपकड़ हुई थी। उसमें से आज़ाद भाग चुके और उसको पकड़ने के लिए इनाम भी जाहिर किया गया। तभी आज़ाद ने प्रतिज्ञा की कि हूँ जीवते जीव अंग्रेज सरकार के हाथ में नहीं आऊँगा। ईस्वीसन 1931 की फेब्रुआरी के दिन आज़ाद इलाहाबाद के आल्फ्रेड बाग में बैठे थे। तभी एकाएक पुलिस ने उसे घेर लिया। तभी आज़ाद आधा घंटा पुलिस के साथ खेलते रहे और बाद में उसने अपनी ही पिस्तौल से अपनी शहीदी वहोरी ली थी। शहीद हो गए। चंद्रशेखर आज़ाद की अंग्रेज पुलिस इतनी डर गई थी कि उसने 2-3 गोली अपने आप चलाई। फिर उसके बाद उसको यकीन हो गया कि वो मर चुके हैं। तब उसके पास गई। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में हमने स्टैंडर्ड 8 में देखा था कि चंद्रशेखर आज़ाद हमारे समाज में टुकनोदाती थी और हम धोरण 8 में वो पढ़ चुके हैं, सेमेस्टर 2 में। ये था चंद्रशेखर आज़ाद का परिचय। और अब हम देखेंगे इस चैप्टर का सार। तो इस चैप्टर में चंद्रशेखर आज़ाद ने बचपन से लेकर कॉलेज तक की घटना का चित्रण हुआ है। तो कि सन 1914 में गांधी जी ने देश में असहयोग आंदोलन का आरंभ किया। स्वदेशी आंदोलन भी इसी का एक हिस्सा था। इसके अंतर्गत सभी विदेशी वस्तुओं का परित्याग करा। इस पाठ के नायक शेखर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा। इस पाठ में चंद्रशेखर आज़ाद ने किस तरह स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, वो इस चैप्टर में वर्णित किया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे पाठ का सार। शेखर ने विदेशी वस्त्र पहनना छोड़ दिया। पास में देसी कपड़े एक कम होने से उसने बाहर घूमना भी छोड़ दिया। दोपहर को वह घर में खिड़की के पास खड़ा हो जाता और बाहर लगाए गए नारे जो बोलते हैं वो सुनते रहे। गांधी जी का बोलबाला, दुश्मनों का मुंह हो काला, इस नारे को वह भी दोहराता, यानी कि वह भी बार बार जो बोलते हैं वो भी उसके साथ
बोलता था। शेखर के घर में सब विदेशी वस्तुओं का उपयोग करते थे। उन्हें स्वदेशी वस्तुओं से किसी तरह का लगाव नहीं था। इसके विपरीत शेखर को विदेशी वस्तुओं से सख्त नफरत थी, लेकिन वह अपनी नफरत खुलकर प्रकट नहीं कर सकता था। स्वदेशी आंदोलन में भाग लेने की भी उसे छूट नहीं थी। एक दिन घर के सब लोग बाहर गए थे। माँ ऊपर कोठे में बैठी हुई थी। शेखर को मौका मिला। उसने घर के विदेशी वस्त्र एक जगह जमा कर दिए। घर में रात को जलाने वाले दिए का मिट्टी का तेल लाकर सारे कपड़े, जो दिए ये रात में जलाते थे तेल डालकर वो मिट्टी का, उसे ले आया और कपड़े पर लगा दिया और कपड़े पूरे के पूरे विदेशी कपड़े थे वो जला दिए। बाद में इसके लिए उसको माँ के थप्पड़ भी खाना पड़ा। शेखर के मन में अंग्रेजी भाषा के प्रति जो नफरत भाव पैदा हुआ था वह अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूल में पढ़ता था। उसकी पहली आया ईसाई थी। इसका पहला गुरु दिन भर अंग्रेजी की शिक्षा दिया करता था। घर में भी लोग अंग्रेजी ही बोलते थे। उसके पिता चाहते थे कि वह घर में भाइयों से अंग्रेजी में ही बातचीत करे, पर शेखर को यह पसंद नहीं था कि विदेशी भाषा उसकी मातृभाषा बन जाए। उसकी पूरी लगन से हिंदी पढ़ना शुरू कर दिया। लगन और मेहनत से वह हिंदी ही बोलना चाहते थे। शेखर को किसी तरह अपनी राष्ट्रभक्ति और गांधी जी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करनी थी। इसके लिए उसने राष्ट्रीय नाटक लिखना शुरू किया। बचपन में उसने सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक देखा था। उस नाटक का उस पर गहरा असर पड़ा। उसमें स्वाधीन लोकतंत्र भारत दिखाया गया था, जिसके राष्ट्रपति महात्मा गांधी थे। गांधी जी प्रेरित सारी बातें, विदेशी भाषा का बहिष्कार, कताई बुनाई आदि भी दिखाई गई थी। नाटक की प्रतिलिपि देखकर शेखर ने उसे अपनी पुस्तक को के बीच छिपाकर रख दी थी कि जो उसने नाटक देखा था उसकी जो बातें थी वो पुस्तक में उसने बीच में रखकर वह छिपा दी थी। शेखर के पिता शेखर के साथ एक दिन के दौरे पर कहीं जा रहे थे। वहाँ वेटिंग रूम के बाहर एक लड़का शेखर के पास आया। वह अच्छा सा सूट और अंग्रेजी टोपी पहने हुए थे। उसने अंग्रेजी में शेखर का नाम पूछा। शेखर चुपचाप रहे। उस लड़के ने फिर अंग्रेजी में बात करनी चाहिए, पर शेखर ने नफरत से उसकी ओर देखा और कोई उत्तर नहीं दिया। शेखर की चुप्पी उसके पिता को बुरी लगी। उन्होंने गुस्से वाले स्वर में अंग्रेजी में कहा, जवाब क्यों नहीं देते? वह लड़का मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। वेटिंग रूम में आकर पिता ने शेखर से जवाब न देने का कारण पूछा। तभी ट्रेन आ गई और शेखर जवाब देने से बच गया कि उसके पिता ने पूछा कि तू वो लड़का तुम्हें पूछ रहा था तो तुमने जवाब क्यों नहीं दिए? दोनों के बीच बातचीत हो रही थी वेटिंग रूम में। तभी अचानक ट्रेन आ गई और वो बात वहाँ की वहाँ रह गई। दूसरे दिन पिता ने घर में माँ से कहा, हमारे लड़के सब बुद्धू है, किसी के सामने उनका बोल नहीं निकालता। शेखर ने ये सब सुन लिया। ये थी चंद्रशेखर क्रांतिकारी शेखर का बचपन, यानी कि बचपन की जो घटना थी वो यहाँ पर वर्णित की गई है। ये वो इस पाठ का सार था। अब हम देखेंगे इस पाठ का अंश। असहयोग को एक लहर आई। यहाँ पर असहयोग आंदोलन की बात की गई है। तो असहयोग आंदोलन की बात करें तो मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ कि असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला और ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से वह उसकी स्थापना हुई थी। जो भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले ले तो 1 वर्ष की अंदर ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगा।
और स्वराज्य की स्थापना हो जाएगी। तभी गांधी जी ने असहकार के विचार पर, असहकार के आंदोलन पर दो बातें की, दो पासे रखे मुख्य। पहला पासा था रचनात्मक, खंडात्मक, और दूसरा पासा था रचनात्मक। पहले पासे में कहा गया था कि सरकारी नौकरीओ, धारासभाओ, सरकारी शिक्षण संस्थाओं, विदेशी कापड़ अने मालनो बहिष्कार करवो। और दूसरे पासे में कहा गया था कि खादी, अस्पृश्यता निवारण, हिंदू मुस्लिम एकता, दारूबंदी, स्वदेशी तथा राष्ट्रीय शिक्षण का प्रसार होना। असहकार के आंदोलन की शुरुआत में ही गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि, जो उसकी उपाधि थी, वो उसे त्याग कर दी। और 1921 से 1922 तक ये आंदोलन को तेज गति मिली। तभी विद्यार्थियों जो शाला कॉलेज था उसका बहिष्कार कर दिया। और जो राजगोपालचारी, अशफाक उल्लाह खां जैसे वकीलात का अभ्यास कर रहे थे और वकीलात की पोस्ट पर था, उसे भी अपनी नौकरी छोड़ दी। स्थानिक स्वराज्य की संस्थाओं में से जो व्यक्ति थे उसने अपना राजीनामा यानी कि राजीनामा दे दिया। कितने सरकारी कर्मचारियों सरकारी नौकरियों का त्याग कर दिया। विदेशी कापड़ की सब लोग बहिष्कार करने लगे और स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार करने लगे। महात्मा गांधी हिंसक आंदोलन की विरुद्ध में थे। 1922 में जब गांधी जी ने ये असहकार आंदोलन की शुरुआत की, असहयोग की एक लहर आई और देश उसमें से बह गया। कि असहयोग की हमने देखा कि असहकार आंदोलन कि गांधी जी ने कितने असहकार आंदोलन की शुरुआत की, तो कि असहयोग की एक लहर आई और देश उसमें बह गया। कि उसकी एक लहर सी आई असहयोग की और पूरा का पूरा देश उसमें बह गया। असहयोग यानी कि सहयोग न देना, गांधी जी की ये एक आंदोलन थी जो हमने देखा। और हम आगे स्टैंडर्ड 8 में सामाजिक विज्ञान में पढ़ भी चुके थे कि असहयोग आंदोलन महात्मा मार्ग में। तो असहयोग यानी कि सहयोग न देना, उसे कहते हैं असहयोग आंदोलन। तो कि असहयोग की एक लहर आई और देश उसमें पूरा का पूरा समा गया, उसमें बह गया। शेखर भी उसमें बहने की चेष्टा करने लगा। कि चेष्टा यानी कि प्रयत्न, कि लहर सी आई और उसमें बहने की, जो पानी की लहर आती है उसी तरह, तो कि लहर सी आई और पूरा का पूरा देश उसमें बहने की प्रयत्न कर रहे थे। शेखर भी उसमें बहने का प्रयत्न, चेष्टा यानी कि प्रयत्न करने लगा। और जब नहीं वह पाया तब हाथों से देखकर अपने को बहाने लगा। जब नहीं बह पाया, कि जब वह नहीं बह पाया तब वह आगे, तब हाथों से ऐसे हाथों से रेख कर अपने को बहाने लगा। उसने विदेशी कपड़े उतार रख दिए। तभी चंद्रशेखर आज़ाद ने विदेशी वस्तुओं को, विदेशी कपड़े हैं वो उतार कर रख दिए। जो 2-4 मोटे विदेशी कपड़े उसके पास थे वही पहनने लगे। कि उसके बाद कि असहयोग की एक लहर आई और पूरा का पूरा देश उसमें बहने लगा। तभी शेखर भी उसमें बहने की चेष्टा यानी कि प्रयत्न करने लगे। और जब वह नहीं बह पाया, कि उसमें न जाने लगा, तब उसके हाथ से खेकर अपने को बहाने लगा। उसने विदेशी कपड़े उतार रख दिए। जो 2-4 कपड़े उसके पास देसी कपड़े थे उसके वही वह पहनने लगे। कि विदेशी कपड़ों का जो उसके मन में बचपन से ही विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करने की जो तेज भावना थी, वो उसने कहा कि वह विदेशी कपड़े उतार रख दिए। उसके पास जो विदेशी कपड़े थे वो उतार रख दिए और 2-4 देसी कपड़े थे जो अपने देश से उत्पन्न होने वाले, तो के देसी कपड़े थे वो ही पहनने
लगा। बाहर घूमने मिलने जाने उसे छोड़ दिया, कि बाहर खेलना खेलना उसे छोड़ दिया। जाना, बाहर घूमने मिलने जाना उसने छोड़ दिया, क्योंकि इतने देसी कपड़े उसके पास नहीं थे कि बाहर जा सके। प्रायः दोपहर को वह ऊपर की एक खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता और बाहर देखा करता। कभी दूर से जब बहुत से कंठों की समेत पुकार उस तक पहुंचती। समवेत यानी कि सामूहिक। उसने यहाँ पर यह कहा गया है कि उसने विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए। उसके पास जो विदेशी कपड़े थे वो उतार कर रख दिए और स्वदेशी कपड़े उसके पास थोड़े ही थे, वही वह पहनने लगा। इसीलिए उसके पास कम थे, इसलिए वह बाहर घूमने जाना भी पसंद नहीं करते। बाहर घूमना फिरना उसे छोड़ दिया, क्योंकि इतने ही देसी कपड़े उसके पास नहीं थे कि बाहर जा सके। एक दिन दोपहर वह ऊपर की खिड़की के पास बैठा था और तभी खिड़की से बाहर की ओर देख रहा था। कभी दूर से जब बहुत से कंठों की समवेत यानी कि समूह से पुकार उस तक पहुंच सकती थी, कि बहुत से लोग कुछ स्वर बोल रहे हो, ऐसा समूह में समवेत यानी कि सामूहिक, जो सामूहिक ऐसे बोलते हैं स्वर कंठों यानी कि, तो कि वो उसके कानों में सुनाई देता था, उस तक पहुंचता था। गांधी का बोलबाला दुश्मनों का मुंह हो काला, तो कि गांधी का बोलबाला दुश्मनों का मुंह हो काला। तब उसके प्राण पुलकित हो उठे। बोलबाला यानी कि अति प्रसिद्ध होना, तो पुलकित यानी कि प्रसन्न। तब उसने प्राण पुलकित हो उठते, उसके प्राण में प्रसिद्ध, पुलकित यानी कि प्रसन्न हो उठते और वह भी उसकी खिड़की से पुकार उठता। गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला। इसके आगे वह जा नहीं सकता था। घर से अनुमति नहीं थी, लेकिन अनुमति का न होना ही तो एक अंकुश था। अनुमति यानी कि इजाजत, अंकुश यानी कि नियंत्रण अंकुश था, जो निरंतर उसे कोई मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित किया करता था, कि इसके आगे वह नहीं जा सकता था। कि एक दिन उसके पास जो खिड़की के पास बैठा था, तब उसके दूर से कुछ समूह में कुछ बोल रहे हो, ऐसा स्वर आवाज़ उसका कानों तक पहुंच सकती थी, कि गांधी जी का बोलबाला दुश्मनों का मुंह हो काला। तब उसके प्राणों में, इसके अंदर प्रसन्नता उठती थी, और वह भी इस खिड़की से, जब खिड़की पर बैठा था, तो वो भी बोलता था कि गांधी जी का बोलबाला दुश्मनों का मुंह हो काला। इसके आगे वह नहीं जा सकता था, क्योंकि वह उसमें शामिल नहीं हो सकता था। घर से उसके अनुमति नहीं मिलती थी, लेकिन अनुमति का न होना ही उसके अंकुश यानी कि उसकी अनुमति न होना ही उस पर नियंत्रण था, जो निरंतर उसे कोई मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित किया करता था। कि उसके लिए प्रेरित करना यानी कि उत्साहित करना, कि उसके लिए निरंतर उसे कोई मार्ग ढूंढने के लिए उत्साहित किया करता था। आगे का उपन्यास हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।